नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत गुप्ता। इस समय हम लोग मौजूद हैं मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। मेरठ लोकसभा सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 6 चुनावों में बीजेपी 5 बार यहां पर काबिज रही है। महज एक बार बीएसपी यहां पर अपनी साख बचा पाई थी, लेकिन इस बार सपा, बसपा और आरएलडी मिल के लड़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी को कितनी बड़ी टक्कर मिलेगी, क्या होगा यहाँ पर, कैसे हैं यहाँ के नेता और प्रत्याशी, ये जानने के लिए हम लोग हैं इस समय मेरठ की जनता के बीच में और उन्हीं से जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो, क्या मुद्दे हैं उनके और किस तरह से देखते हैं यहाँ के प्रत्याशियों को। जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद को टिकट मिला है, इसके अलावा महागठबंधन से हाजी याकूब हैं। किस तरह से देखते हैं यहाँ के प्रत्याशियों को आप? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग कैंट में खड़े हैं, आप लोग कैंट में घूम भी रहे हैं। जैसा हमारा कैंट है, अगर हमारा पूरा ऐसा मेरठ शहर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि कैंट जिसे कहते हैं चमन है हमारा। और अगर आप उधर जाएंगे, आप मलिन बस्तियों में जाएंगे तो वहाँ लोग बाग बहुत परेशान हैं, बुरी हालात हैं उनकी। कैंडिडेट कैसा ही हो, कैंडिडेट ऐसा हो जो विकास करे, जात पात की बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ हमें विकास चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ तक भी वोट, इस बार भी वोट मिलेगा, विकास के नाम पे वोट मिलेगा। विकास के नाम पे क्या आपको लगता है कि मेरठ के अंदर विकास हुआ पिछले 5 सालों में? हाँ, विकास पूरी तरीके से हुआ है। कल ही मैंने थोड़े से अखबारों की वो देख रहा था। हमारे घर में जो अखबार पड़े हुए थे उनको जब मैं निकालने लगा तो बेचने की बात आई, तो उसमें मैंने देखा कि हमारे सांसद ने जो काम कराए हैं 70,000 करोड़ के काम उनके 5 साल के हुए हैं, जबकि दूसरे जो हमारे आसपास के क्षेत्रों के काम हैं वो मात्र किसी ने 2,000, किसी ने 2,500, किसी ने 3,000 करोड़ के काम कराए हैं। क्या वजह क्या है, मैं समझ में नहीं आता मेरे कि 5 बार लगातार यहाँ से, 3 बार पहले बीजेपी के सांसद रहे, उसका बीएसपी एक बार कब्जा करी और 2 बार से मौजूदा सांसद, पहले से सिटिंग एमपी है। क्या वजह क्या है, मेरठ से बीजेपी के गढ़ क्यों कहा जाता है? बीजेपी का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता, भले ही उनका जो है स्वभाव में कुछ हो सकता है, तलखी हो सकती है, लेकिन जहां काम का मामला आता है वो काम के मामले में सबसे ज़्यादा है। और अगर उनके काम की मैंने इस प्रकार से निकाल रहा था, आप तो लिस्ट लेके बैठे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है कहीं? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो सामान्य रूप से वैसे ही कार्यकर्ता हूँ। मैं बैठ करके निकाल रहा था तो उस हिसाब से मैंने देखा कि किस प्रकार से कौन से काम कहाँ कहाँ हुए हैं। जैसे अच्छा, ये बताइए, इस बार जो महागठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए हैं हाजी याकूब, क्या लगता है कितनी बड़ी टक्कर बीजेपी के लिए? हाजी याकूब की जो क्योंकि मुसलमान काफ़ी है यहाँ पे, दलित काफ़ी है, 4 लाख के आसपास दलित है, 5.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ पर, 18.5 लाख की ये पूरी लोकसभा सीट है। ऐसे में कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को डंट लग सकता है? देखिए जी, इस तरीके से अभी क्या नहीं कह सकते कि कितना दंड लग सकता है, लेकिन दंड लगना, टक्कर जो है बिल्कुल एकदम कांटे की है। दोनों टक्कर बराबर की हैं और मुस्लिम प्रत्याशी भी बहुत होने की वजह से और दलित प्रत्याशी भी बहुत होने की वजह से बिल्कुल कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस बार लोकसभा को? क्या 2013 के जो दंगे थे उनकी आंच 2014 में दिखाई पड़ी थी, वोट का पोलराइजेशन हुआ था, क्या 2019 में ये स्थिति बनेगी? देखिए, यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, दोनों ही कैंडिडेट जो है बड़े मजबूत हैं। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है ना, अग्रवाल साहब, इन्होंने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत सी बस्तियां, हमारी मुस्लिम बस्तियां ऐसी हैं जहां बिल्कुल विकास नहीं हुआ। क्या चाहते हैं इस बार बदलाव हो? ना सड़कों का विकास हुआ, ना सफाई का विकास है, और बहुत गंदगी है, बहुत लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत है, और ज़्यादातर जो है महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बात करी है, कुछ युवा भी हैं और उन युवाओं से पूछते हैं कि क्या बेरोजगारी इस बार मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी ऐसा वादा किया था 2014 में, लेकिन वो वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। क्या आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा? जी, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि जब 2014 में बीजेपी आई थी तो वो बहुत से वादे को लेकर आई थी कि हम ये करेंगे, बट उनमें से मुझे नहीं लगता अभी तक उनमें से कोई भी एक बात सफल हो पाई है। आप अगर मेरठ शहर में खड़े हैं तो आप मेरठ शहर की सबसे पहले तो आप सड़कें देख लीजिए, वहाँ पे आपको आए दिन आपको हर एक जगह पे गड्ढे तो आपको बहुत दिखेंगे। मैं आपको मेरठ की एक चुनिंदा जगह बता रही हूँ, जो है रोटा रोड पर आप चले जाओगे तो आप ये कहोगे कि ये क्या सड़क है। और रही बात हमारे सांसद जी की, तो 10 साल से उन्होंने मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई कार्य किया है। रही बात जो और भी जो अब दावेदार हैं, अब देखते हैं, उम्मीद है कि क्या होता है। और रही बात महिला उत्पीड़न पे, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ हुई है, जो पहले था वो अब भी वैसे ही है। महिला उत्पीड़न एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आई 2017 में, उसके बाद से कुछ बदलाव आए हैं?
क्योंकि योगी सरकार में बहुत एनकाउंटर हुए, कई सवालिया निशान भी लगे। ऐसे में आपको लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो बहुत हद तक संभली है या अभी भी वैसी है? देखिए, अगर मैं इस बात के लिए कहूँ तो पहले भी जब अखिलेश सरकार थी तब भी मुझे वो सिचुएशंस वैसी ही लगती थी, लेकिन जब योगी सरकार आई तो स्टार्टिंग में लगा कि हाँ अब कुछ होगा, और वो हुआ भी था, ऐसा भी नहीं है, स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद से जैसे आप 100 की बात करेंगे या महिलाओं के लिए जो एंटी रोमियो स्क्वाड थी वो सब चीज़ें गायब होती चली गई धीरे धीरे। लेकिन हमें लग रहा था कि ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से क्राइम कम हुआ है, लेकिन आपराधिक मामले जो है महिलाओं के संबंधित वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो बढ़ते जा रहे हैं। इस बार विपक्ष कांग्रेस ने एक स्कीम लेकर आए हैं, 72,000 रुपये वो सालाना देंगे उन गरीब परिवारों को जिनकी आय महीने की 6,000 रुपये है या उससे कम है। क्या लगता है ये गेम चेंजर स्कीम हो सकती है? नहीं, जनता इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली। सबसे पहला तो मेरा स्पष्ट सवाल ये है राहुल गांधी जी से कि वो इतने पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। ये जो बजट है ये मैंने हिसाब लगा के देखा तो 36 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जो हमारे रक्षा बजट से भी ज़्यादा का बैठता है। तो सबसे पहले तो वो ये बताएं कि हम इसका अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे। ये तो जनता को बहकाने का एक छलावा है जो उन्होंने दे दिया है, और जनता इस बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। बीजेपी की स्पष्ट सरकार बनने वाली है। बीजेपी की स्पष्ट सरकार बनने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट का पोलराइजेशन हुआ था 2014 में, और तमाम जितनी सीटें थी, चाहे वो जाटलैंड की हो चाहे वो गन्ना बेल्ट हो, उन तमाम जगहों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। क्या स्थिति लगती है इस बार, क्या वैसी स्थिति बनेगी? मेरे को ऐसा लगता है, पहली बात, मेरा नाम मयंक वर्मा है, मैं एक सामाजिक संस्था से हूं। मुझे जहां तक आपने जो सवाल किया है, जो प्रश्न किया है, मुझे जहां तक लगता है कि इस समय हर वर्ग के, हर गरीब तबके के लोगों को लेकर बीजेपी साथ में चल रही है और हर वर्ग के आदमी को ध्यान में रखते हुए काम कर भी रही है। निश्चित रूप से आपने जाट बेल्ट की बात करी है तो जाट आज सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अगर आप नीचे तबके की बात करें, चाहे वो हमारा एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, तो ओबीसी समाज दिल खोलकर वोट करने की पूरी इच्छुक रखता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, अपने आप में बदलाव है। आपको लगता है कि इस बार वोट का पोलराइजेशन नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हुआ था? क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार ऐसा नहीं लगता कि कोई जाति धर्म के नाम से उठकर ही वोट करेगा। लेकिन जहां तक इस बार का भारतीय जनता पार्टी का ख्याल है तो ये नहीं लगता कि वो पीछे जाएंगे। उनकी बढ़त पूरी नज़र आ रही है इस बार भी। लेकिन कई बार सवाल उठते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो वोट को पोलराइज करती है, ध्रुवीकरण करती है, और इस तरीके के मुद्दे बार बार उठते हैं। 2013 को बार बार दोहराया जा रहा है इस बार भी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं कुछ संभावनाएं, क्या आपको लोगों को लगता है कि पहले चरण के बाद कुछ चीज़ें ऐसी बदल सकती हैं? ऐसा है कि दंगा जो हुआ था वो मुजफ्फरनगर में हुआ था और वो मेरठ सीट से लगा हुआ है, और उस दंगे का फ़ायदा बीजेपी ने 2014 में उठाया था। उसी को ये दोबारा करना चाहते हैं ताकि उसका फ़ायदा उठे। लेकिन बीजेपी का जो रुख है, जो काम चल रहा है जनता के बीच में, वो बहुत पीछे है। बीजेपी कोई काम नहीं करती, सिवा झूठ के अलावा कोई इनके पास कोई और काम नहीं है। कोई झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। ये हर मामले में झूठ है इनके पास। जैसे कि आज मोदी जी कह के गए कि महंगाई की दर जो है पिछले 10 साल में सबसे कम है। महंगाई की दर आज 10% भी कम नहीं है, बल्कि आटा 36 रुपये किलो बिक रहा है, पेट्रोल 86 रुपये किलो लीटर बिक रहा है। हर मामले में झूठ है इनका, हर मामले में झूठ है। मेरठ में मोदी जी ने 2014 में अपना चुनावी समर की शुरुआत की थी मेरठ में, और उसके बाद 2019 से भी मेरठ में ही शुरुआत की मोदी जी ने। लेकिन जो भीड़, जो उस समय क्राउड आया था, वो क्राउड 2019 की सभा में नहीं दिख रहा। क्या लगता है कि मोदी जी का जो जादू है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है? मोदी जी ने बहुत विकास किया है, और महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। छोटे छोटे लघु उद्योग के द्वारा उन्होंने महिलाओं को बहुत आत्मसम्मान बढ़ाया है और बहुत ही दिशा में सक्षम बनाया है। इसलिए मोदी जी को भीड़ दिखे ना दिखे, लेकिन ये है कि मोदी जी सक्षम हैं और सक्षम रहेंगे, और वो कार्य कर रहे हैं। भले भीड़ ना आई हो, क्योंकि जब हमें याद है 2014 में जब हम लोग गए थे, मैं खुद गया था वहाँ कवर करने के लिए। उस दौरान में मैं पूछूंगा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि 2.5 से 3 लाख की भीड़ थी। लेकिन जब 2019 में मोदी जी ने ये आगाज किया चुनावी समर का, तो वहाँ पे भीड़ 50,000 भी मुश्किल से नहीं थी। क्या वजह रही कि 25% से भी नीचे भीड़ चली गई? मेरा मानना यह है कि समाज इनकी भेड़ा चालों को समझ रहा है, क्योंकि आज चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी भी हो, कोई भी हो, नेशनल और लोकल जो मुद्दे हैं वो नाग्य हैं, उनके कोई नहीं सोच रहा है। युवा बेरोजगार है तो है। सपोज कीजिए पिछला जुमला आया था कि 15 लाख का, आज जुमला आया 75,000 का, तो इन 75,000 से कभी समाज का भला नहीं हो रहा। आप भिखारी बना रहे हैं। मैं कहता हूँ लघु और सीमांत उद्योग धंधे डेवलप कीजिए,
जब आदमी लघु और सीमांत धंधे करेगा, कारोबार करेगा, तो वो एक तरह से पूजा की तरह करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने विकास होगा, नहीं मोदी जी तो कह रहे हैं कि मुद्रा स्कीम उन्होंने लागू की थी, उन्होंने स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए कई लोगों को उन्होंने पैसे दिए। वो तो बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार उत्पन्न हुआ है। आप लोग सहमत हैं इस बात से कि रोजगार हुआ है? बिल्कुल, स्वरोजगार को बहुत बढ़ावा मिला है। लोगों को बैंकों ने लोन दिया है, जो मोदी जी की स्कीम है स्वरोजगार की, उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी उठाया। पीछे युवा भी हैं कुछ, आप लोगों को लगता है कि रोजगार मिले हैं, रोजगार बढ़े पिछले 5 सालों में? हाँ, बढ़े तो हैं, मोदी जी ने रोजगार बढ़ाए हैं। क्या लगता है कि जो मुद्रा योजना शुरू की गई थी उसका लाभ उन लोगों को मिला जो अपना काम धंधा शुरू करना चाहते थे? हाँ, मिला है। ये स्कीम तो नहीं आई है और ये नहीं चलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। ये चलती रहेगी, अच्छा रहेगा। चलिए, अब अगर रोजगार की बात करें, रोजगार का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को लगता है रोजगार बढ़ा? रोजगार इतना मिला है कि जो खाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं, इतना बढ़ गया मेरी राय। और जो मैं देख रहा हूँ समाज को, पकौड़ा नेशनल रोजगार हो गया जी। मैं क्योंकि आज सोसाइटी चला रहा हूँ, एजुकेशन से संबंधित मेरा लगाव है, और मैं देखता हूँ रोज डेली, यदि फीस भी बच्चों की आनी थी टाइम पे, वो भी टाइम पे नहीं आ रही। क्योंकि आजकल ये बोल देते हैं रोज डेली कि जी हमारे पास आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। आज 1 साल से मेरे स्कूल में फीस तक नहीं आई लोगों की पूरे एरिया में। और जैसे आप बतला रहे थे अभी कितना विकास हो गया यहाँ पे, 3 साल से खाली गढ़ बना दिया है यहाँ पे कि बीजेपी का गढ़ है, खाली वही है बस के वही। हाँ, अपनी एक भेड़ चाल चल रही है लोगों की। बीजेपी का गढ़ क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लगभग 3 लाख से ज्यादा वैश्य मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और ठाकुरों की एक बहुत बड़ी संख्या है। जाट लगभग 1.25 लाख के आसपास है और ये वोटर बीजेपी का वोटर माना जाता है, परंपरागत वोटर माना जाता है। आमतौर पर जब सपा बसपा कांग्रेस अलग अलग होकर लड़ती थी तो जो मुस्लिम मतदाता है या फिर जो और जाटव वोटर है या दलित वोटर है, वो वोटर बढ़ जाता था, जिसकी वजह से सीधे तौर पर फायदा मिलता था बीजेपी को। लेकिन इस बार क्या महागठबंधन के आने के बाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ रही है। बात आती है युवाओं को रोजगार की। युवाओं की रोजगार का एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ सचिवालय में 67 वैकेंसी निकली गई थी, जिसमें आवेदन करने वाले 93,000 आवेदक किए गए थे, जिसमें उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद ये पता चलता था कि 8वीं पास या 10वीं पास की वैकेंसी के लिए PhD धारी तक ने आवेदन किया था, जिसमें 3700 PhD धारी थे। इसका मतलब क्या है कि 67 वैकेंसी के लिए 93,000 आवेदन करना, जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ी बानगी देता है। इसके अलावा जब रेलवे की वैकेंसी निकलती है जो लगभग 72,000 थी, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है और यहाँ पर 2.5 करोड़ लोग रेलवे के लिए आवेदन कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी में अगर आप अपनी गली में हैं, इस गली आप अपनी गली में इस चारों तरफ तीन तरफ में आप चले जाइए तो आपको कोई भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी बच्चा बेरोजगार हो, भले ही वो उनकी कम तनख्वाहें हो, लेकिन काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम कुछ रहा है। नहीं, इसमें सरकार का हाथ है कि उनकी अपनी खुद की काबिलियत? नहीं, उनकी भी काबिलियत है और सरकार तो उनको दे ही रही है। जब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 70,000 करोड़ का काम हुआ, तो 70,000 करोड़ का काम हुआ तो निश्चित रूप से उनको पैसे तो लोगों को, काम करने वालों को मिले ही। खाली दिखावा है। आप देख सकते हैं पूरे मेरठ में घूम करके कि किस जगह क्या काम हुआ। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान है छात्र, किसान और नौजवान परेशान हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार इतिहास बदलेगा, महागठबंधन रंग लाएगा, क्योंकि ये गवाह है इस बात को। मेरठ कॉलेज मेरठ में जब ABVP और NSUI और समाजवादी छात्र सभा और राष्ट्रीय लोकदल अलग अलग लड़ते थे तो ABVP कैंडिडेट जीत जाता था। और पिछले 2 सालों से जब से महागठबंधन का हमने कैंडिडेट छात्र संघ पर लड़ाया तो छात्र संघ अध्यक्ष हमने महागठबंधन का जिताया। और मेरठ कॉलेज मेरठ में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट पढ़ता है। वे किसानों के बच्चे हैं। किसानों का दर्द किसानों से जाके पूछो। ना ही तो गन्ने का भुगतान करा, किसी चीज से भी इतने परेशान है और ना ही कोई वैकेंसी निकली। गन्ने का भुगतान एक बहुत बड़ा मुद्दा जी। और गन्ने के बताते हैं किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए डाल दिए। डाई के कट्टे पर पैसे बढ़ा दिए, 1300 रुपये हो गया। किसानों की 12 पर उसका रेट तिगुना कर दिया। अगर हर महीने बिल जमा नहीं किया तो उसका कनेक्शन काट दिया गया। मुझे लगता है आप किसान परिवार से आते हैं, इसलिए दर्द। और
मेरठ आपको लगता है कि 6,000 रुपए मोदी जी ने दिए किसानों को, 2,000 रुपए हर तिमाही पे, और उसके बाद 6,000 रुपए पूरे साल में देने की बात की जा रही है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 6,000 रुपए हर महीने देंगे, 12,000 रुपए मिनिमम करेंगे। क्या लगता है ये गेम चेंजर है? ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है, राहुल गांधी का गेम चेंजर है। हमें किसानों को ना ही 2,000 चाहिए ना ही 6,000 रुपए चाहिए, बस हमारा किसानों का गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे होता चाहिए। ये क्या बेनिफिट है? हमारे गन्ने साल में हमने मेहनत की, मेहनत करने के बावजूद 1 साल बाद या 2 साल बाद हमारा खुद का ही पैसा नहीं आ रहा। आपको कि मेरठ में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी होंगे या फिर उसमें जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे? लोकल मुद्दे पे तो सर हावी होने हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर हुई है, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। आज एक आम आदमी भी आज के टाइम में 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। कारोबार के नाम पर सरकार ने क्या दिया है? GST दी है, महंगाई देख लीजिए। आज एक छोटी सी चीज़ है, दाल भी अगर आदमी खरीदने जाते हैं 200 रुपये किलो का रेट है आज दाल का। पिछला वक्त उठाकर महंगाई दर तो कम हुई है। बस महंगाई दर कहाँ से कम हुई है सर? महंगाई दर तो बढ़ रही है। आम आदमी जो काम करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, सही से काम नहीं कर पा रहा है। बताइए, आज कहीं जाने आने के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई का मामला है। रेल का टिकट, किसी भी तरह से मुद्दा कोई हमारा है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई का। महंगाई दर बिल्कुल कम नहीं हुई है। महंगाई दर आंकड़ों में तो यही दिखाया जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि महंगाई कम हुई है पहले के मुकाबले? कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब 80 रुपए किलो दाल बिक रही थी, वही दाल आज 60 रुपए 65 रुपए किलो बिक रही है 5 साल बाद। तो अगर 80 रुपए 5 साल पहले थी तो आज की डेट में तो वो 4 गुनी हो जानी चाहिए थी। आज की डेट में तो 200-250 रुपए किलो होनी चाहिए थी। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें मिडिल क्लास के बच्चे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने में भी उनको मुश्किल होती है। आप ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बेटियों को पढ़ाने के लिए फीस तो माफ़ की जाए या फिर फीस कम की जाए, जो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को अपने डाल सके। जो छोटे तबके के लोग हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, कम से कम ऐसा तो करें। कम से कम इतनी ज़्यादा फीस ज़्यादा मुद्दा है। क्या लगता है आपको कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, एयर स्ट्राइक, GST, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, ये सब मुद्दे ज़्यादा हावी हैं या फिर स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग वोट करेंगे मेरठ में? क्या है आप लोगों का? हाँ, आप बताएं। मेरा कहना सर इसमें यही है, मुद्दे हावी कोई भी नहीं है, मुद्दों को हावी बनाया गया है। मुद्दा कोई भी हावी नहीं है। और बात करते हैं भाई छात्र संघ की, तो सबको पूरे मेरठ महानगर में सबको पता है कि पूरे मेरठ महानगर के कॉलेजों में छात्र संघ किसका है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से रहा है। और बात रही छात्र संघ की, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, बदलाव किस बात का चाहते हो? डिमोनेटाइजेशन की वजह से कितना आदमी बाहर निकला है, कितने पैसे बाहर निकले हैं? लोकल मुद्दे हावी रहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे मेरठ के चुनाव में? राष्ट्रीय मुद्दे देश से पहले हमारे लिए। यूपी के अंदर जो है राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहेंगे, जातिवाद ज्यादा है यहाँ यूपी में। जातिवाद पे इलेक्शन चल रहा है। जातिवाद पे, धर्म पे, गठबंधन यूपीवाद पे, गठबंधन पे। और सर मेरा तो ये कहना है, चाहे सरकार कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, गठबंधन की बने, सब युवाओं को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को ध्यान में रखते हुए और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं। सबसे पहले युवाओं के रोजगार को देखें, बच्चों जो आजकल टीनेज आ रही है, टीनेज को देखा जाए, बच्चों के एजुकेशन को देखा जाए और इसको काम को देखते हुए, और जो जितने दुश्मन देश के आसपास पाकिस्तान वगैरह है, इन सब की नाक में नकेल कसने वाला। आप लोगों को क्या लगता है कि एयर स्ट्राइक जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा बना चुनावों से ठीक पहले, वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सब मुद्दे ध्यान में रख के लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये मुद्दे तो बनाए नहीं गए, ये मुद्दे आए हैं तो उन पर जो है ये काम हुआ है, इसलिए जो है आज जो है इसमें देश के हर व्यक्ति को गर्व है, लेकिन जहाँ पे रोजगार की बात आती है वहाँ पे आदमी जो है रोजगार के माध्यम से ही वोट देगा। क्या लगता है? चाहे सरकार फंस जाती है, वो चाहे वो स्ट्राइक में फंसा दे या कोई और मुद्दे में फंसा दे, बस पब्लिक को बरगला दिया और बस फिर हो गया मोदी और कुछ नहीं। सारे चोर एक जगह बिठा दो और बढ़िया आदमी हटा दो, है ना? सारे चोर एक जगह बिठा दो, बाकी हटा दो, सब अपना घर भरेंगे, हमारा घर कोई नहीं भरेगा। क्यों नहीं होता था? कांग्रेस सरकार में स्ट्राइक क्यों नहीं होता था? देखिए ऐसा है, आप जहाँ खड़े हैं कैंट में खड़े हैं, मोदी भक्त तो होते हैं ही, मोदी भक्त कुछ यहाँ पर ज्यादा है और विकास भी हुआ है। मोदी जी ने विकास भी किया है, लेकिन कहावत सुनिए, केक कटेगा सब में बटेगा, यहाँ केक कटेगा अपने अपनों में बटेगा, यहाँ मोदी जी ने ये किया है। तो आपको लगता है कि विकास जो है वो सबका विकास सबका साथ का नारा था, वो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ? हम एक सामाजिक स्तर पे काम करते हैं, एक समाज सेवी हैं और एक समाज सेवी होने के नाते जो देश में बदलाव हुआ है वो हमने बड़ी गहराई से महसूस किया है।
बड़ी गहराई से महसूस किया और महसूस करने के बाद भी आज हम अपनी जुबान पे बोल रहे हैं इस चीज़ को। बदलाव महसूस हुआ है। बहुत बड़े वर्ग व्यवस्था को व्यवस्था में लाने के लिए समय लगता है और समय लगेगा जब भी काम होगा, ऐसे नहीं होगा। मोदी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो मुद्दों पर काम किया है, अब मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा तो वो कहीं ना कहीं कामयाब है, कहीं ना कहीं कामयाब है। और कहीं सबसे पहले तो सरकार रही है, छात्रों की टाइम से पहले स्कॉलरशिप आती थी, लेकिन कॉलेजों में जाकर देखो किसी भी छात्र की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और कॉलेज वाले इतने हावी हो रहे हैं, छात्रों को इतना शोषण कर रहे हैं कि टाइम से पहले फीस मांगते हैं, पहले कहते हैं आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और मौजूदा सरकार ने सरकार बनाने से पहले ये वादा किया था कि अगर हमारी यूपी में के अंदर सरकार आती है तो लड़कियों के लिए और लड़कियों के लिए हम ग्रेजुएशन तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई देंगे। क्या दी? पढ़ाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे, कई मुद्दे हैं जो मेरठ की जनता के बीच में हैं। लेकिन क्या इन मुद्दों के आधार पे ही चुनाव होगा या फिर जाति और धर्म के आधार पर बंटकर फिर लोग वोट करेंगे, या फिर राजनीतिक दल उस जाति और धर्म को आधार बनाकर वोट की गिनती करेगी, वोट का बंटवारा करेगी या फिर ध्रुवीकरण करेगी। 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस मेरठ गढ़ पर क्या महागठबंधन सेंध लगा पाएगा।